चित्रकला के विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक है वर्णिका भंग। भारतीय चित्रकला के जो 6 अंग बताए गए हैं, जिनकी हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, उन 6 अंगों में से आज अंतिम जो अंग है वर्णिका भंग, उसके बारे में हम अध्ययन एवं चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले 5 वीडियो के माध्यम से मैंने आपको भारतीय चित्रकला के जो अंग हैं, रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, सादृश्य, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज इसके अंतिम जो अंग है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगीड़, सहायक आचार्य चित्रकला। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की और 11वीं 12वीं शताब्दी में यशोधर पंडित ने उस पर जय मंगला नामक एक टीका लिखी। उसमें इस श्लोक का वर्णन किया गया है। यह जो श्लोक है, रूप भेदा परमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडकम, इस प्रकार ये चित्रकला के 6 अंग उसमें बताए गए हैं। वर्णिका भंग, यह जो है वर्ण का अर्थ यहाँ रंग से है। यह षडंग का सबसे अंतिम व महत्वपूर्ण अंग है। इससे पहले जो 5 अंग बताए, उनको पार करने के पश्चात यह साधना की सबसे ऊंची मंजिल है। कौन सा? वर्णिका भंग। वर्णिका भंग से तात्पर्य है उचित मात्रा में रंगों की मिलावट, कि हमें रंगों को किस मात्रा में मिलाना है, कौन से रंग के साथ में कौन सा रंग मिलाने पर कैसा रंग बन सकता है, इन सब को जानना, उनका प्रयोग कैसे करना है, रंगों को किस प्रकार मिलाकर किस रंग को ज़्यादा और किस को कम मिलाकर रंगों को प्रयोग करना, तथा उचित परिस्थितियों में तुलिका का उचित प्रयोग। यहाँ तुलिका से अर्थ यह है ब्रश से है। जो चित्रकार ब्रश का प्रयोग करता है उसको यहाँ तुलिका के माध्यम से अभिहित किया गया है। तो उचित मात्रा में रंगों की मिलावट, उनका प्रयोग तथा उचित परिस्थिति में किस प्रकार का हमें चित्रण चाहिए, उस परिस्थिति को ध्यान में रखकर तुलिका का उचित प्रयोग करना, यह वर्णिका भंग है। यहाँ आप देख सकते हो कि जो प्राथमिक रंग हैं, लाल, पीला और नीला, यह प्राथमिक या प्राइमरी रंग होते हैं, वर्ण होते हैं। इनको आपस में मिलाने पर द्वितीय रंग बनते हैं, जिनको सेकेंडरी कलर कहते हैं। यहाँ आप देखिए कि रेड और येलो को मिलाने पर, अर्थात लाल और पीले को मिलाने पर ऑरेंज रंग बनता है। ऐसे ही पीले और नीले रंग को मिलाने से हरा रंग बनता है, और इसी प्रकार नीले और लाल को मिलाने से पर्पल कलर बनता है। इस प्रकार इन रंगों का उचित ज्ञान एक चित्रकार को, एक कला के विद्यार्थी को होना चाहिए। यह रंग मिश्रण का एक वर्ण चक्र है। इसके माध्यम से आप रंगों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। जैसे यहाँ लाल और पीले कलर को मिलाने पर ऑरेंज कलर बनता है। इसी प्रकार येलो और ब्लू को, पीले और नीले को मिलाने पर ग्रीन कलर बनता है, रंग बनता है। इसी प्रकार रेड और ब्लू को मिलाने पर पर्पल कलर बनता है, वॉयलेट कलर बनता है, बैंगनी कलर बनता है। अर्थात इन रंगों का वर्ण चक्र के माध्यम से एक चित्रकार को इनका ज्ञान होना चाहिए, एक विद्यार्थी को इनका ज्ञान होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ रंगों के गर्म रंग और ठंडे रंग कौन से होते हैं, इसका ज्ञान भी इस वर्ण चक्र के अंतर्गत दिया गया है।
अतः विभिन्न वर्णों की सम्मिलित उपस्थिति को ही वर्णिका भंग कहा जाता है। रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना और सादृश्य का ज्ञान वर्णिका भंग के बिना अधूरा है। अतः वर्ण का, रंग का ज्ञान और तुलिका यानी ब्रश का प्रयोग की साधना के द्वारा ही इसे सिद्ध किया जा सकता है। यदि हमें तुलिका व रंगों का उचित मात्रा में प्रयोग करना नहीं आता है तो हमारा यह ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। किस वस्तु में कौन सा रंग भरना चाहिए, किस रंग से चित्र में उभार या गहराई दिखाई जाती है, किस रंग के साथ कौन सा उपयुक्त रहेगा, कौन सा रंग किस प्रकार की भावना व्यक्त करेगा, आदि बातें वर्णिका भंग के द्वारा ही ज्ञात होती है। यहाँ आप देख सकते हो। रंगों का सम्मिश्रण कैसे तथा किस मात्रा में हो, इसका पर्याप्त एवं पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इन स्लाइड्स में आप देखिए, प्रकृति में जो वस्तुएं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, फूल पत्तियां इत्यादि अनंत प्रकार की वस्तुएं दृष्टिगोचर होती है, उनके रंग भी पृथक पृथक होते हैं। अतएव उन वस्तुओं में उन्हीं के अनुसार रंगों का प्रयोग करना वर्णिका भंग से संबंध रखता है। तुलिका अर्थात ब्रश चलाना और रंग आदि के प्रयोग का ढंग समय और उसकी आवश्यकताओं के साथ साथ बदलता रहता है। प्राचीन काल में घास की तुलिकाओं का ही प्रयोग होता था, अर्थात पहले प्राचीन समय में जो ब्रश बनाए जाते थे वह घास के द्वारा निर्मित होते। उसके बाद में जो तुलिकाएं बनने लगी वह बालों की ब्रशों से बालों की ब्रश बनाई जाने लगी। मुगल काल की अत्यंत बारीक रेखाओं का अंकन जो चित्रों में किया गया है, उनमें जो ब्रश काम में लिए गए वे ब्रश गिलहरी आदि के कोमल बालों से बनाए जाते थे। रंग और उसके व्यवहार की रीति में भी समय के साथ परिवर्तन हुआ है। यद्यपि पहले प्राचीन समय में प्रमुख वर्ण 5 माने जाते थे और अब वर्तमान में केवल 3 लाल, पीले और नीले को मुख्य वर्ण माना जाता है, प्राइमरी रंग माना जाता है। हम पहले बात करते हैं प्राचीन समय की। तो प्राचीन समय में 5 वर्ण माने जाते, किंतु उनके सम्मिश्रण से असंख्य उपवर्ण बनाए जा सकते थे। प्राचीन काल में कोयला, गेरू, खड़िया आदि का प्रयोग होता था और आगे चलकर चट्टानों से अनेक रंग प्राप्त होने लगे, जैसे हरा, नीला, लाजवंती, पीला, पेवड़ी। इस प्रकार के चट्टानों से अनेक खनिज रंग हमें प्राप्त होने लगे। इसके बाद में बौद्ध चित्रों के स्थायी रंग पत्थरों को पीसकर बनाए जाने लगे। आजकल रासायनिक रंगों का प्रयोग होता है, रासायनिक रंग बनने लगे हैं। बाजार में अनेक कंपनियां रंगों को बनाने लगी है जो शीशियों में और बोतलों में व डिब्बों में तैयार मिलते हैं। अब चित्रों को पूरा करने के लिए चित्रकार तेल रंग, जल रंग, पेस्टल रंग आदि अनेक माध्यमों में चित्र रचना कर रहे हैं। इस प्रकार वर्णिका भंग के अंतर्गत वर्ण और तुलिका के ज्ञान के साथ उसके प्रयोग की विधि का भी पूर्ण ज्ञान अति आवश्यक है और उसके लिए कलाकार को साधना करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार यह जो वर्णिका भंग है यह चित्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्ण ज्ञान और वर्णिका भंग षडंग साधना की सबसे अधिक कठोर साधना होती है। यदि चित्रकार अपने संसाधनों के व्यवहार में प्रयोगवादी तथा सिद्धहस्त नहीं हुआ तो वह अपने निजस्व शैली का विकास तथा चित्र की मधुर योजना को खो बैठेगा। इसके अभाव में षडंग की 5 साधनाएं व्यर्थ हैं।
महादेव पार्वती से कहते हैं कि वर्ण ज्ञानम यदा नास्ति किम तस्ये जप पूजने। वर्ण प्रविधि का ज्ञान चित्र को स्थायी बनाने में सहयोग देता है। वर्ण के प्रभाव के आधार पर चित्र को सौंदर्य प्रधान बनाया जा सकता है। तुलिका अर्थात ब्रश के संयत स्पर्शों से चित्रोपम तत्वों का प्रभाव बढ़ जाता है। जैसे हम बात करें मुगल काल के चित्रों की, तो मुगल काल के चित्रों में परदाज, मेवाड़ की वर्ण प्रखरता, रंगों की प्रखरता, अजंता व जयपुर के भित्ति चित्रों की चित्रभूमि प्रविधि अर्थात टेक्निक, उड़ीसा के ताड़ पत्रों को चित्रण व लेखन योग्य बनाने में कौशल की आवश्यकता प्रधान रही है। इसी से चित्रकार वर्णिका भंग के महत्व को सर्वोपरि समझते रहे हैं। प्राचीन चित्रकारों में तथा मुगल व राजपूत कलाशालाओं में नवसीखिए चित्रकार को तख्ती मांडना तथा वसली तैयारी के माध्यम से उनको प्राथमिक ज्ञान दिया जाता था। इस प्रकार यह प्राचीन समय की बात है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो श्लोक लिखा गया उस श्लोक में वर्णिका भंग शब्द वर्ण तथा अन्य साधनों के प्रयोग की दक्षता तथा उनकी विविध भंगिमाओं के लिए किया गया है था। श्री अवनींद्रनाथ ठाकुर ने वर्णिका भंग को षडंग का एक पूर्ण अंग माना। इसमें उन्होंने अनेक वर्णों की तथा उनके सम्मिश्रण से बनी रंगतों की भंगिमा और वर्ण की साधना पर बल दिया है। चित्र की रचना में फलक पर रूप की सृजन की क्रिया द्वारा ही संभव है और उस सृजन की क्रिया में सारा ज्ञान और अनुभव रंग तथा ब्रश आघात की तकनीक का है। सामने रखे श्वेत, अछूते और अक्षत फलक के अंतराल में रंग भरी तुलिका से मन के भावों को व्यक्त करने का जो हस्त लाघव है वह वर्णिका भंग है। भाव, सादृश्य, लावण्य, योजना, रूप भेद और प्रमाण, इन सभी को चाक्षुष सत्ता कौन प्रदान करेगा? निश्चित ही वह तो वर्णिका भंग ही है। हाथ द्वारा बिना किसी हिचक के पूर्ण स्वतंत्र होकर संचालित होने के लिए ही तो तुलिका की साधना तपस्या की भांति की जाती है। इसी प्रकार किन किन वर्णों को मिलाकर कौन कौन से उपवर्णों की सृष्टि होती है यह मात्र जानना पर्याप्त नहीं होता, अपितु हाथों को ऐसा स्वयं सिद्ध अनुभव प्राप्त करना होता है, तब ही सही अभिव्यक्ति हो पाती है। केवल रंगों को लगाना मात्र नहीं, रंगों को चलाने की विधि भी विद्यार्थी को, चित्रकार को आनी चाहिए। रंगों के मिलान, उनके बलों का ज्ञान और तुली का संचालन अर्थात ब्रश को चलाने का ज्ञान, सभी में दक्षता का होना ही वर्णिका भंग है। चित्रसूत्र में वर्णों के अनेक नाम तथा उनके मिश्रण से अनेक रंगों को बनाने का विवरण हमें मिलता है। चित्रसूत्र में इसी प्रकार नाट्य शास्त्र में भी रंग के विस्तृत विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। वर्ण, बल तथा श्याम और गौर, छाया एवं प्रकाश का भी वर्णन शिल्प ग्रंथों में किया गया है। रंग पदार्थों के प्राप्ति के साधन तथा रंगों के मनोवैज्ञानिक प्रभावों के रस सिद्ध उल्लेखों से विस्तृत विवरण अनेक ग्रंथों में उपलब्ध होते हैं। वास्तव में जो तकनीकी वर्णन ग्रंथों में उपलब्ध है उनका हाथ को सहज अभ्यास होना हस्तलाघव होता है। रंग के परिवर्तन से अंतराल में भाव के परिवर्तन का आना केवल ज्ञान के सहारे नहीं होता, वहाँ भावों की गहराई में उतरा हुआ मन कुशल हाथ की डोर में बंध जाता है और हाथ मन के भावों के अनुसार नर्तन करने लगता है, नाचने लगता है, चलता हुआ दिखता है। नर्तन करता हुआ फलक पर विविध प्रकार के रूपों की सृष्टि करता चला जाता है। तुलिका का छोटा सा स्पर्श मुस्कुराते हुए होठों को रुदन करते होठों में बदल देता है तथा लावण्य को कुरूपता में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार जो है वर्णिका भंग, उसका प्रयोग अर्थात रंगों को मिलाना, ब्रश को चलाने की विधि, इन सब का ज्ञान एक विद्यार्थी को, एक कला के छात्र को, एक चित्रकार को होना बहुत ही आवश्यक है।
उपयुक्त 6 अंगों का ज्ञान कौन कौन से? रेखा रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, सादृश्य और वर्णिका भंग, इनका ज्ञान और उनकी सहायता से बनाया गया चित्र एक अच्छा चित्र होगा, एक संपूर्ण चित्र होगा। यहीं पर हम भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का अध्ययन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।